माजी साइंस जीपीटी एचएसटीआर कार डीटी सीईटी एनटीएससी 10th एसएस हिस्ट्री चैप्टर 3 हिंदुस्तान में अंग्रेजी इंतजामिया के असरात द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया अहम मुतवक्का कसीर मुतबादिल सवालात के जवाबात वजाहत के साथ। तो आपको इम्तिहान में डायरेक्ट चंद लोगों के अहम लोगों के अहम कोट्स पूछ सकता है, तो इसीलिए तो हमारा जो है पहला जो कोट्स है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है और इसकी जो सर्विंग पीरियड जो है 1786 से लेकर 1805 तक। ये जीजे बंगाल का जीजे था। तो इसका जो कॉल था ये देखिए, द ऑल द नेटिव्स ऑफ हिंदुस्तान आर करप्ट, सो इंडियंस आर रिस्ट्रिक्टेड टू लोअर ग्रेड जॉब्स ओनली। दूसरा कोट यहाँ पर देखिए किसका है, ये चार्ल्स मैटक्लिफ का है। तो इसका जो सर्विंग पीरियड था वो 1785 से लेकर 1846 तक। तो क्या है देखिए इसका जो कॉल है, The Indian farmers were born in debt, lived in debt, and died in debt due to the land tax policies of the British. वो कौन से थे? मुस्तकिल निज़ाम, महलवारी निज़ाम और रैयतवारी निज़ाम। जो इस तस्वीर में ये जो बदबख्त नज़र आ रहा है आपको, इसी की वजह से हम जैसे अंग्रेज़ पैदा हुए हैं। कौन इन्हें? थॉमस बॉबिंगटन मैकाले। इसका जो मशहूर था 1835 का मिंट या एजुकेशन पॉलिसी भी बोल सकते हैं इसको। क्या है देखिए, क्रिएशन ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ द इंडियंस हु वेर इंडियन बाय बॉडी बट ब्रिटिश इन इंटेलिजेंस एंड ओपिनियन एंड टेस्ट। ओके, अब जरीना के कॉल तो हो चुके हैं अंग्रेजों के। अब 1 मार्च के यानी ये हम एमसीक्यू की तरफ चले आएंगे। हमारा पहला प्रश्न तुम्हारे मोबाइल के तुम्हारे डेटा के खर्च पर। पहला, हु इंट्रोड्यूस्ड सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज या अवामी खिदमात, या तो इसे शहरी खिदमात भी बोले तो गलत नहीं होगा, का निज़ाम किसने मुतारुफ करवाया? तो इसका मतलब इसके से पहले भी था, लेकिन ये जो मॉडर्न कौन से हैं? ऑप्शंस आर हियर, तो आप जवाब देने की कोशिश कीजिए देख सवाल पढ़ने के साथ में। लॉर्ड वेलेस्ली, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड वॉन हेस्टिंग्स, एंड डी लॉर्ड डलहौजी। कौन है साहब इसमें, आप बताइए। तो आपको भी पता चल गया होगा क्योंकि पहली जो तस्वीर थी इसी बदबख्त की थी। वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बी ऑप्शन इज राइट वन। तो इसको हमारे हिंदुस्तान का द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं इसको। इसको आप याद रखिए, बाबा आदम है शहरी खिदमात के इंतज़ाम को इसने बुनियाद रखी। और उसके बाद में जितने भी हायर पोस्ट्स हैं यहाँ पर, वो पोस्ट पूरे सिर्फ ब्रिटिश के लिए मुख्तस थे। और उसके बाद में जितने भी लोअर पोस्ट हैं, जिसे कविनेंट भी बोलते हैं, यानी लोअर पोस्ट, ये मुआहदे के, वो सारे के सारे हमें इंडियन को होते। पहले हमने स्टेटमेंट पढ़े थे ना, ऑल और हिंदुस्तान आर बेसिकली करप्ट। ये कव्यानो चुप बैठो न चोरी बात देख। अब हमारा यहाँ पर दूसरा सवाल है। यहाँ हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो मजा सुनने बैठे, तुमना नहीं कहाँ हो कर को। क्या साले कव्वे सुनते नहीं, इनके घर में भी बोलते नहीं, इनको छोड़ते हैं पैदा कर को। सेकंड, विच एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड 1773 टू कंट्रोल करप्शन इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन? तो कंपनी की हुकूमत में यानी वो इंतजामिया में बदउनवानी या तो रिश्वतखोरी को कंट्रोल करने के लिए 1773 में कौन सा एक्ट नाफिज किया गया? तो कितना एकदम सलीस है। नीचे यहाँ पर ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से बताना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, दूसरा है चार्टर एक्ट,
तीसरा जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट, एंड फोर्थ वन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो कौन सा होना चाहिए? वो शायद आपको सभी ने रट्टा मार के रखा होगा इसका, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो बनना चाहिए वो सी बनना चाहिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बाकायदा तौर पर यही एक पहला एक्ट था जो ये भी पूछ सकते हैं कि दस्तूर की तरक्की में सबसे पहला एक्ट कौन सा है, इस तरह से भी सवाल ये आ सकता है। और इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको पास किया गया था। और क्यों, इसकी वजह क्या थी? देखो, अंग्रेज जो है इसमें एक तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या थे, सर्वेंट थे। ये सर्विस करते थे उनकी, लेकिन सैलरी कम होने की वजह से उनको एक इजाज़त दी गई थी, लाइसेंस दिया गया कि आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट, आपकी निजी भी आप ट्रेड कर सकते हैं और गिफ्ट वगैरह हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत रैम्पेट होना हद से ज़्यादा हुआ है। और उसमें ख़ास करके बंगाल में हमारे 1770 में, हाँ 1770 में कहत साली हुई, यहाँ पर फेमाइन हुआ। तो उस वक्त में तो और भी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ये आउटरेजस हुआ, क्यों बोले तो ब्रिटिश पीपल हो, यहाँ हो, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हुई। तो इसकी वजह से मुगदारा हाका मुगदान हाका का ये पहला जो है, और किसे मैंने बताया ना आपको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बाबूज थे उनको क्या बोलते थे, अनफेथफुल ब्रिटिश बाबूज भी बोलते थे उनको, ये जो करप्शन में जो मुलविस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर, द फोर्ट विलियम कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, देखो लास्ट टाइम में भी फोर्ट विलियम कॉलेज या तो जामिया भी कह सकते हैं आप इसको, किसने कायम किया? तो किसने कायम किया? गौंडिया ने कायम किया, उसको बनाने वाले गौंडिया थे। तो ऑप्शन आर हियर, लॉर्ड कॉर्नवालिस फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड हॉस्टिंग्स एंड लॉर्ड डलहौजी। तो हमारा इसमें से राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो लॉर्ड वेलेस्ली, डी ऑप्शन जो है राइट होना चाहिए, लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली, इसको आपको जैसे कि आपको जो उर्दू के बैकग्राउंड से आपको पता चल होगा कि ये 4 मई को हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर फतह की याद 4 मई को ये बदबख्त उनकी वो डेथ एनिवर्सरी को इन्हें एकदम खुशी की एनिवर्सरी मनाते रहता। 1800 में इन्हें क्या करता, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में एज ए एकेडमी बनाता है। एकेडमी बना को जो यहाँ के इनके ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, अब देखो ये जुडिशरी यानी अदलिया, और उसके बाद में नेक्स्ट प्लस ये टैक्स कलेक्शन, ये टैक्स कलेक्शन, ये दोनों ड्यूटीज मिला को एक लेक्स करते रहते हैं। तो ये बड़े हायर ऑफिसरों को मदद करने के लिए, कारकुन के लिए, क्लर्क जो है, मुहरिक जो है, वो हमारे इंडियंस होना। अब इंडियन के साथ मैंने बातें करना ना, तो इसके वास्ते क्या होना, यहाँ की लैंग्वेज सीखना इन्हों। तो इसी दौरान क्या हुआ, जितने भी संस्कृत पर्शियन बंगाली, जितने भी संस्कृत पर्शियन बंगाली जितने भी थे, वो सारे के सारे को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किया गया, कि उनको पता तो चले कि इनकी तहजीब क्या है, सकाफत क्या है, ये बुत परस्त कैसे हैं, क्या हैं, क्या क्या करती हैं, कब बनाती हैं, सब मालूम होना जी उनको, टैक्स कलेक्शन करने वालों को। तो इसी दौरान क्या हुआ, बंगाली ज़ुबान का रिनाइसेशन हुआ, यानी इसमें इसीलिए उस दौर में सबसे ज़्यादा जो अदब जो उभरा वो बंगाली ज़ुबान में था। रिनाइसेशन हुआ, रिनाइसेशन हमने पढ़ा है, क्या है रिनाइसेशन? हाँ दोबारा, यस वो नहीं, यहाँ अलग है रिनाइसेशन, इसमें मुराद इसमें आगे की तरफ ब्रेक थ्रू मिलना और डेवलपमेंट होना इसमें से। फिर इसकी बाद में ये गालिबन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, इसको स्टॉप रखते हैं, लेकिन 1854 तक ये चलते रहता। उसके बाद में इसको हेलबेरी, ये कनाडा में प्रोनाउंस नहीं करने का, समझ रहे हो, हाँ मत हेलबेरी करके, कॉलेज में यानी कहाँ है, ये इंग्लैंड में है। तो इंग्लैंड कॉलेज को इसको शिफ्ट किया गया कि तुम्हें आते वक्त में क्या करना, पहले इन्होंने क्या कर रहे थे, यहाँ आने के बाद में इन सर्विस ट्रेनिंग दे रहे थे इनको, ठीक है, इन सर्विस ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन इन्हें क्या बोला कहता, नहीं, इन्हें क्या पहले क्या आएगा, तो आप बिफोर कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं या जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं, तब
तभी आपने क्या करना है, ये ट्रेनिंग ले लेना है कि इनकी ज़बान कौन सी, कैसे पढ़ना, इनके आदत अखलाक सकाफ़त, ये सारी चीज़ें सीखना है। कहाँ शिफ्ट है, सो याद रहना चाहिए आपको, हेलबर्री यप्पा इलबंद, इंग्लैंड दागा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन। देखो, तो अवामी शहरी एग्जाम के लिए मुकाबले या तो मा सबकाती भी बोलते हैं, मा सबकाती इम्तिहान कब से शुरू हुए, नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कब शुरू हुए तेरे को पूछ रहे हैं। देखो ऑप्शन आ रही है 1833 है, उसके बाद में 1853 है, उसके बाद में 1861 है, उसके बाद में 1858। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? एज यूजुअल ये स्टैटिक पोर्शन से इट इज राइट वन, 1853 1853 में हुआ। तो ये अब तुम्हें बोल रहे थे ये नालायक तब शुरू करे, सो इतना नहीं रहता तो ना टीटी ना सीटी ना जीपीटी ना एचएस टारी, कौन पैसे देता उसे नौकरी लगती थी, कौन पैसे नहीं देता था घूस नहीं खिलाता उन्हें घर में पड़ता था, ऐसा होता था नहीं। तो हमें अंग्रेज़ों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि क्वालिटी माल निकल कर रहा, गरीब बड़ावा बल्लिदा इस तरह से बूझवासी लोग पेलेट्रेनियन लोग फ़र्क नहीं कर रहे, बस कौन उसमें था। हाँ स्कैम्स भी होते रहते हैं, क्या वो तो अब क्या करने का, पीएसआई में हुआ, बाद में हमारा उसी लेक जाकर अंदर लेक जाकर रखे तो उन्हें फ़ोन पानी में डाली करते, फ़ोन नहीं दी करते वो किंग पॉइंट। और उसके बाद में ये हमारे कॉलेज का भी ये जूनियर कॉलेज का भी हुआ, तो जी मेरा भी अल्लाह की वजह से स्कैम नहीं हुए, तो मैं भी कॉलेज में रहता था। अल्लाह, आगे बढ़ेंगे। और थोड़ा इसके ताल्लुक से थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि ये इसको जो है वो चार्टर एक्ट के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया कि यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होनी चाहिए। तो ये इसे कौन चलाते थे एग्ज़ाम में, इसको ब्रिटिश है आईसीएस, आज भी है ना आईसीएस। तो ये इंडियन सिविल सर्विसेज और इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से चलाते थे। तो पहले सबसे पहले बार जो एग्ज़ाम हुई थी वो लंदन में हुई थी, 1855 में हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर इंडियंस को नहीं था, क्योंकि आप वहाँ तो उन्होंने प्रूव कर चुके थे कि ऑल हिंदुस्तान आर करप्ट, तो हम ना सबसे नीचे के पोस्ट दे रहे थे उन्होंने। लेकिन फिर भी कांग्रेस के ज़रिए से जो लड़ने के बाद में बहुत सारी चीज़ें मतलब कांग्रेस नहीं, उसके से अलावा जितने भी जो हमारे छोटे मोटे जो संघ संस्थाएं थे उनको कंसीडर करने के बाद में ये, क्योंकि अभी कांग्रेस पैदा हुई नहीं 64 में, 1864 में इंडियंस को भी अलाउ करे कि तुम्हें जाओ इंग्लैंड को जाकर तुम्हें एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो इनको कुछ फ़ायदा खातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ नहीं मेन्यू में, और एग्ज़ाम पूरी अंग्रेज़ी में, जैसा अभी CTET लिखने वाला कोई हिंदी में नहीं तो इंग्लिश में, उर्दू बाकी के सब लैंग्वेज गए भाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है, हु सेड ऑल द नेटिव्स ऑफ हिंदुस्तान आर करप्ट। ये अभी हमने इसको हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदे बुनियादी तौर पर रिश्वतखोर बदनवान करप्ट हैं। तो ये किसने कहा? तो ऑप्शन आर हियर। तो अभी जो हमने आपके सामने इसका डिस्कस कर चुके हैं, बुड्ढी आ चुकी है, बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू हो चुका है, बर्तना भांडे अच्छा आप सुन रहे हैं, बर्दाश्त करो, कुछ नहीं कर सकते। तुम ना होता तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, वो बुढ़ी करी को तो भी दूसरे भी चीज़ें फोड़ती मेरे। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया था। फिर उसके बाद में इन्होंने ये काम किया, ये जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि इंडियंस ये करप्ट लोग हैं, इनके पास उतनी मेंटली एबिलिटी नहीं है, क्योंकि बोले तो 100 लोग अगर वहाँ एनरोल हुए एग्जामिनेशन के, 6 लोग उससे कम लोग क्रैक करते थे एग्जामिनेशन। वैसे तो अभी लास्ट टाइम में हमें देख रहे हैं कितने के में क्या हो रहा है, बेलगाम चिक्कोड़ी में क्या हो रहा है, दूसरे जगह क्या हो रहा है, कितने जने तुम्हें TET क्या क्रैक कर रहे हैं। तो ये उसका नज़रिया उस वक्त में जो था वो ऑलमोस्ट ज़रा दुरुस्त लगता है, क्यों बोले तो हमें मेहनत नहीं करते तो फिर क्रैक नहीं कर पाते, और अंगार लगे तो बॉडी खोदने ठहरते हैं, कहाँ होने हालात सब जल जाता बाद में। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, डिविल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो ये दोहरी हुकूमत या डिविल गवर्नमेंट या दो अमली हुकूमत, अमली आम में है अभी, कहाँ नाफिज की गई थी? आपको इसका अच्छा खासा आइडिया है। ऑप्शंस आर हियर, मद्रास, दूसरा बॉम्बे एंड बंगाल एंड
पंजाब। तो इसमें से हमारा जो राइट, तो इसके से पहले अब आपको मालूम है जंग बक्सर हुई थी, तब इनका जो अंग्रेजी कैप्टन था वो बदबख्त कौन था, ये हेक्टर मिनरो। ये इन्हें मिनरो क्या है, तो इनका हमारा कैप्टन, इनका अंग्रेज़ों का कैप्टन था। और इन्होंने हमारे हीरो तीनों जने, इन्होंने क्या आपको मालूम है, तीनों जने मिल को भी क्या फ़ायदा नहीं हुआ, ख़त्म हो गए। तो इन्होंने दो हुकूमत कहाँ डाली है आप, BBO, तुम्हें BU आता ना तुम्हारा, BBO करने का इसको, ये क्या है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, BBO। तो BBO में इसका तो कहाँ है, देखो जी यहाँ BBO बंगाल है, दूसरा बम्बई है, मद्रास है और पंजाब है। लेकिन प्रोविंस जो है ज़्यादा हमारा जो करीबी जो लफ्ज़ है वो बंगाल ही है। तो राइट ऑप्शन बी, बंगाल। हाँ, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इंट्रोड्यूस्ड द जुडिशियल सिस्टम विथ दीवानी अदालत एंड शानी निज़ामत। इसमें से दीवानी अदालत और निज़ामती अदालत पर मुश्तमिल अदालती निज़ाम किसने मुतारफ़ करवाया था। तो अभी हमें लास्ट टाइम में देख रहे थे, आप बताइए इसमें से ऑप्शंस कौन सा बनना चाहिए। एक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और दूसरा लॉर्ड डलहौजी, एंड तीसरा वेलेस्ली एंड वॉन हेस्टिंग्स। तो कौन सा बनना चाहिए अब? तो राइट ऑप्शन जो होना चाहिए वो लॉर्ड वॉन हेस्टिंग्स, डी वाला ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। अब इसने ये देखिए, अब लास्ट टाइम मैं बता रहा था आपको 1773 का जो चीज़ था, इसने डिविल हुकूमत को ख़त्म करने के लिए इस निज़ाम को राइज किया। दूसरा जो मुग़ल सल्तनत के दौर में जो काजी मुंसिफ जो हुआ करता था, तो उसको भी थोड़ा तरमीम करके इसने ये चीज़ें लाई। इसमें देखो सबसे पहले कि दीवानी से मुराद क्या है यहाँ पर, दीवानी के तो तुम्हें मालूम है, शानी का अपोजिट तो सर ये है सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स में क्या होते थे, जोरू मर्द के झगड़े, सास बहू के झगड़े, ननद भाभी के झगड़े, देवरानी जटाना के झगड़े, छोटे छोटे प्रॉपर्टी के झगड़े, ऐसा जस्ट जो यानी इसमें खून खराबा, ये रेप, अटेम्प्ट टू रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, जायदाद एक्सट्रैक्शन, ऐसे इस तरह के नहीं हो केस, वो ये सभी कहा सिविल में जाती हैं। इसको क्या कहा उन्हें, दीवानी बोला। दूसरा कहा निज़ामत बोला उसने। ये निज़ामत को क्या कहा करके, तो ये क्रिमिनल कोर्ट्स। यहाँ पर ये क्रिमिनल कोर्ट्स में इसकी फौजदारी अदालत जो है ये इनकी ताबे रखा। तो ये जो कुछ भी कोर्ट्स जो सिस्टम है इसमें यहाँ पर एक इंडियन बिचौला होता था जिसे सदर बोलते थे। इन्हें सदर का तो हमारा वो चोरमैना थी, तो मस्जिद के चोरमन्ना, अंजुमन के चोरमन्ना, वो चोरमन्ना नहीं है, ये सदर रहता है इन्हें, सरकबे उधर। ये सदर को इन्हें जरिए इसे दीवान बीच में से ले लेते थे एज एजेंट के तौर पर। इसके थ्रू हमें जाने का, वहाँ पर जाने के वास्ते वहाँ पर इस्लामिक शरिया और उसके बाद में हिंदू जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो खास करके मनुस्मृति, तो इनको दोनों को बेस बनाकर यहाँ पर जस्टिस डिस्पेंस किया करते थे। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंबत द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखो तो ये पुलिस ऑफ सुपरिटेंडेंट, ये जो एसपी का जो नया पोस्ट था का निज़ाम किसने शुरू किया। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर वॉन हेस्टिंग्स, एंड नेक्स्ट जो बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, एंड लॉर्ड कजिन, एंड लॉर्ड डलहौजी। कौन है? तो इसमें से राइट ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन लाइकली टू बी राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो ये देखिए एसपी पोस्ट, इसको ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस जो हमारा निज़ाम था, पुलिस कोतवाली निज़ाम था, इसको इसने रीऑर्गेनाइज्ड किया, उसे दोबारा से तरमीम कर को फिर री एनफोर्स कराया। पहली बात। दूसरी बात क्या बोला कर, तो पहले जो एक डिस्ट्रिक्ट ये जो टैक्स कलेक्शन जो ऑफिसर रहता एंड एसपी रहता था उन्हें, पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहता था, और डिस्ट्रिक्ट के जितने भी छोटे छोटे हमारे इंडिया वाले को क्या पोस्ट दिए बोले तो सिलेदार है, जमादार है, ये सब नामा तब के देखो इन्हों पुलिस आई ना, सिलेदार, जमादार, हवालदार, चड्डा पिना को वो चौकी में इसकी लकड़ी की चौकी में ठहरा करते थे उनको, पुलिस बना को। और इसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की जो क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, इसे हमें बोलते हैं अंदरूनी अमन और तहफ़्फ़ुज़
क्राइम अगर नहीं होना तो इसकी पूरी जो निगरानी है वो कौन करते थे, एसपी करता था। बाकी का जो टैक्स कलेक्शन का पूरा मामला है वो डिस्ट्रिक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफिसर करता था। इन्हें दोनों को सेपरेट कर छोड़ा इन्हें। हाँ, तो अब तक ऑलमोस्ट अब हमें, हाँ, 10वीं 10th क्वेश्चन तक आ चुके हैं इधर। बहुत हुआ जी, 10 कुछ 20 मिनट है। तो इंडियन पुलिस एक्ट वाज पास्ड इन, तो शायद इसके हमें दो ये करेंगे तो चल जाता। क्यों बोले तो तुम्हारे पास भी उतना पेशेंस रहता नहीं, 2 मिनट 3 मिनट देखो प्याजा काटने, पकाने, कपड़े धोने, भांडे धोने जाने वाले तुम्हें, हमारे मर्द हजरत बाहर जाने वाले, पान खाने, तुकने, हिंदू मुस्लिम करने, ही वो देखने कॉमेडी भी, यो कौन देखने वाला 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट का, भाई काय को अपनी एनर्जी वेस्ट करने। इंडियन पुलिस एक्ट कब पास हुआ, तो इसमें से हमें ऑप्शंस दिखेंगे। ऑप्शन ए जो है वो 1857, 1861 एंड 1909, 1919। तो कौन सा होना चाहिए इसमें? अब तक का ऑलमोस्ट अब ये 1857 की बगावत वो सब कुछ हो चुके साहब भी, तब जाकर इंडियन पुलिस एक्ट को पास किया गया। राइट ऑप्शन इज बी 1961, सॉरी 1861, 1861। इसको आपको याद रखना होगा क्योंकि ये पहली मर्तबा हिंदुस्तान में इस एक्ट को लाया गया। और दूसरा और एक नया पोस्ट कौन सा, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन्हें किसका, इन्हें इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस, इन्हें पूरे जो इनके प्रेसिडेंसी था उसका टॉप इन्हें आईजी, इंस्पेक्टर पुलिस, इन्हें पूरी सबके किसकी जो हर डिस्ट्रिक्ट में कौन आता, अभी हमें एसपी आता। उसके बाद में फिर उसके बाद में हायरार्किकल आईजी एसपी, उसके बाद में जैसे नबी मैं बोल दिया था आपको, चड्डा पहले साले किलेदारा, सिलेदारा, हवालदारा, सब जो है यहाँ चाहते सुनो। तो और इनका अब ये जो डिपार्टमेंट का काम क्या था आपको पता है, सबसे अहम काम सपरेशन। अब तक आज़ादी की शुरू हुई थी, अंगार लगी थी, अभी उनको कब भगाना क्यों भगाना करके शुरू हुआ था। तो ये पहला काम क्या करता, सपरेशन, इनको दबा देना, कुचल देना इन सारी चीज़ों को। दूसरा नाम क्या है, ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, नाम उसे ये देते हो ना, आज भी वैसे छे ना। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर क्या क्या करते थे, नौजवान बच्चों को ले जाकर अंदर डाल छोड़ते हैं। क्राइम डिटेक्शन करना, क्राइम डिटेक्शन करना। दूसरा नेक्स्ट क्या है, पब्लिक सेफ्टी के बारे में देखना। ये तो सबको मालूम है, इनका काम ये है, लेकिन इन्हों करती सो उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हनंद, हाईएस्ट मिलिट्री रैंक अटेनेबल बाय इंडियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज, ऑप्शंस आर हियर। तो कौन से हो सकते हैं यहाँ पर देखिए, बरतानी दौर में हिंदुस्तान को फौज में मिलने वाली सबसे बड़ी रैंक यानी दर्जा, उसका ओहदा कौन सा थी। तो ऑप्शंस आर हियर, कैप्टन, उसके बाद में मेजर, उसके बाद में सूबेदार और कर्नल। तो कौन सा हो सकता है, क्योंकि पहले चीज़ के इनके ऊपर सस्पिशन कर छोड़े थे, तो वैसा तो इन्हों बड़े अहदे देने वाले नहीं इनको। तो इसको ये क्या करते थे, लास्ट जो अहदा था उनको वो दिया जाता था मिलिट्री में खास करके। अब वो पुलिस में, यहाँ मिलिट्री में सिलेदार हवालदार, वहाँ पुलिस में, इन्हों यहाँ मिलिट्री में सबसे जो है वो है आपको सूबेदारा नन्ना मनसीना, और सूबेदारा एकदम फुल बड़ा पोस्ट हो मिलिट्री में हिंदुस्तानियों का। और उनका जो अंग्रेजों का सबसे लोएस्ट जो पोस्ट उनका होता था वो मेजर का होता था, मेजर ध्यानचंद। हाँ, तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस हो, बिसर भी मेजर ध्यानचंद, वो मेजर भी एक, सूबेदार भी एक, सेम पोस्ट आए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, परमानेंट जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, मुस्तकिल ज़मींदारी निज़ाम किसने मुतारफ़ करवाया। तो ये टैक्सेशन पॉलिसी शुरू हो चुकी है, अब लैंड टैक्सेशन शुरू हो चुके हैं। अभी किस तरह क्यों कैसे देखेंगे, ऑप्शंस आर हियर। बार बार यूनो चाहिए जी और लॉर्ड चाहिए इनके में। तो देखिए, वॉन हेस्टिंग्स एंड लॉर्ड वेलेस्ली एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस एंड लॉर्ड डलहौजी, कौन हुकूमत में रहता है, शाना रहता है, ये इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज पास करे रहता, हुकूमत के करीब कौन था, ड्यू को उनको डालने वाले तो सब उन्होंने पॉलिसी मेकर करता था। तो ये ज़मींदारी निज़ाम परमानेंट सेटलमेंट करने वाले कौन थे, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस।
कॉर्नवालिस थे। तो इसने ये निज़ाम क्या था, किस तरह से, आप थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए। ये 30 बरस के वास्ते फिक्स रेवेन्यू, इसमें आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। अब जमीन का इसमें ओनर कौन है कर को पूछता, जमीन का मालकान का जो हक है, जमीन की मालिकान का हक किसे मिलता है, वो जमींदार को मिलता। अच्छा, दूसरा क्या पूछता, टैक्स कितना है, रेट रेंट जो टैक्स हो कितना देना चाहिए। तो अंग्रेजों को 100 का 89 जो 89 देना पड़ता था सर, बाकी के 11 वो जमींदार लेता था सर। फिर जमींदार इतना लिया करके तो वो किसान क्या करना, रैयत क्या करना, उन्हें रैयत क्या करके तो उनको ये मालकान हक जमींदार का था, रेंट वाला कल्टीवेशन वाला जो हक था वो किसानों को था, काश्तकारों को था। वहां पर काश्तकारों को, किसान काश्तकार का जस्ट लेबर की तरह उन्होंने यहाँ कमाने का, वहां देने का। 100 बोरियां कमाए दे, उसमें से थोड़ा वो 11 में से इन्हें थोड़ा इनको देता था, बकिया क्या है आपे हड़प करता था। और 1 साल का जो वायदा था, समझो आज 2000 कितना, ये मुझे डेट भी याद रहता, 18/12/2025 सब। तो अगले साल इसको कितने कब देना इन्हें बोले तो 17/12/2026 को सूरज सनसेट ला है इसका, सूरज गुरूब होने से पहले देना बामो, नहीं दिया के तो तुम्हारी जमींदारी खल्लास, दूसरे जगह जा छोड़, दूसरे को ऑक्शन करते हैं, उठा को देख छोड़ते हैं दूसरे को। अब इन्हें भी दूसरा सवाल इसी तरह से क्या पूछ सकते हैं तो ये कहाँ नाफिज हुआ था। मैं जैसे बोला था ना आपको, BBO कौन, इन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इसके हिस्से। आज का ये बंगाल का पूरा बंगाल, आज का बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, वो सभी इन्हें अता टुकड़ा, इन्हें बाकी का ये सब BBO में इसको नाफिज किया गया था। किसके जरिए से, लॉर्ड कॉर्नवालिस के जरिए से। इतना सिंपल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 13 जो, अंडर द परमानेंट जमींदारी सिस्टम द लैंड ओनर्स वाज, कौन थे वहां पर जमींदारी में, ये बंगाल की। तो जमीन की मालकान का हक, मालिक का हक किसको दिया गया था, किसान, बर्तानी हुकूमत, जमींदार और गांव का मुखिया, द विलेज हेड। किसे दिया गया था, अभी बोले तो नामुच है तो जी जमींदार। ये हेरिडेटरी होते थे, विरासत है इनकी, इनका बाबा आएगा तो जमींदार इसका बेटा छोना, राजा का बेटा राजा छोना, वैसा ही जमींदार का बेटा नेक्स्ट जमींदार, उसे देना उसे जमीन, टैक्स दिया कर तो 89%। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा 14 जो है, महलवारी सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड मेनली इन, महलवारी जो निज़ाम है इसकी बुनियादी तौर पर कहाँ नाफिज किया गया था। तो इस तरह से सवाल आ सकते हैं, कहाँ नाफिज करे बुनियादी तौर पर, यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में जिसे इम्प्लीमेंट में कहाँ करे थे कर को पूछ रहा है सिंपल। तो ऑप्शन है हमारा बंगाल, बंगाल तो अभी हमने पढ़ चुके हैं। BBO, तो BBO में इन्हों नहीं आते। उसके बाद में मद्रास हो सकता है, ऑप्शन ले सकते हैं उसको, उत्तर प्रदेश एंड मैसूर। तो मद्रास एंड मैसूर को क्यों निकालते हैं बोले तो ये रैयतवारी के 3M में आते हैं, 3M जो फार्मूला मैं बनाई हूँ वो 3M में आते हैं। तो इसीलिए हमारा सेंट्रल वेस्टर्न जो प्रोविंस है, खास करके UP वाला है, उसके बाद में UP में पंजाब वाला इलाका, यानी वो वेस्टर्न प्रोविंस की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब वाला इलाका, उसके बाद में सेंट्रल हमारा UP है, मध्य प्रदेश का इलाका, उसमें आते हैं कोई UP, पंजाब, पंजाब, हाँ पंजाब, उसके बाद में इन्हें नेक्स्ट है MP। यहाँ पर इसको नाफिज किया गया था। अब कौन करे थे, या तो मुतारिफ कौन कराते कर पूछ सकता है। इन्हें हॉल्ट मैकेंजी, क्या कितना खूबसूरत नाम है रे बाबा इनके, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट का तो ठहर रहे ने, ठहरे सो मैकेंजी ने। उसके बाद में क्या करता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है इसको एक्सटेंशन देता। अब ये पूछता महल के तो क्या, महलवारी के तो क्या, कि तो ये क्या है कि तो देहातों का या करियों का एक क्लस्टर, एक क्लस्टर या सेक्टर जोन भी बोल सकते हैं, इसको जो बोलते थे महल कर को बोलते थे। ये लैंड टैक्स उसूली का यूनिट इकाई है महल। और एक नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ पूछ सकते, लैंड टैक्स कितना था साहब अगर ये पूछ सकता है। ये 66%, वहाँ 89 था, यहाँ 66%। और 30 ईयर्स के लिए फिक्स है, वाट्ट केळाडूंगे फिक्स कहते तुम्हें मातना, ये आर्ग्यूमेंटेशन नहीं, बढ़ाव चढ़ाव, कहत साली, बारिश, वो ये तुम्हारा संबंध सब सीधा इज्जत से 66% लेकर आपको देने का,
खल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये 15 को मैं लास्ट कर देता हूँ, क्यों बोले तो अभी बाकी के अभी बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी करेंगे तो नेक्स्ट टाइम में लेने आता, नहीं तो तुम्हें तो क्या देखते नहीं, मुझे तो कंफर्म है, और मगरिब की अजान भी करी भैया। देखेंगे 15, रैयतवारी सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, तो रैयत रैयत रैत्र ये फारसी लफ्ज़ है रैत्र। हाँ, वारी निज़ाम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो ऑप्शंस आर हियर। सबसे पहले कर पूछ रहे हैं उन्हें, अभी बाद में तो मिड टेक कर ले उनको, पहले मिड टेक ज़्यादा कर लेते हैं, टेंशन में बैठ गो वहाँ एग्जाम हॉल में, अयो आता था यो मुझे छोड़ गई रीज। हाँ, इस तरह से आपको अपने सही लाइन के साथ बातें करते थे तुम्हें, मर्दांग जाना खाते रहते हैं, अज्जी मज़ा आता था जी, अज्जी छोड़ गई जी। इसमें से ऑप्शंस हैं बंगाल, दूसरा 12 महल, उसके बाद में 13 महल, 14 महल, पंजाब, नेक्स्ट बिहार। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, ऑप्शंस में से होना चाहिए, तो इसको सबसे पहले जो होना चाहिए हमारा राइट आंसर, क्योंकि बंगाल का भी वो करे से है, पंजाब का भी हुआ है, उड़ता पंजाब भी हुआ है, और बीबी वो भी हुआ है, बच्चे से कौन सा एक कुछ तो जी हो 12 महल। अरे बाबा ज़्यादा भी नहीं है कि, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेने का है, वो भी कर दिए हम ये डाल। तो ये अब 12 महल कहाँ है, 12 महिला कहाँ है, तो कुछ 12 वो जो महलवारी निज़ाम कैसा याद रखने बोलो, जहाँ ज़्यादा महलात हैं वो वैसा उसको याद भी रख सकते हैं। अब इसे रैयतवारी में ना, रैता कहाँ ज़्यादा है, कर्नाटक में, मैसूर में, मद्रास में, कोरग में, यानी हमें उनको रैतीस बुलाते हैं, तो रैत्र मಕ್ಕಳು, रैत्र मगा मन्नीन मगा कुंतान लाएगा PM आगे वैसा। 12 महल, तो इसका जो है वो कहाँ है साहब, वो तमिलनाडु में है, सेलम डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसमें तमिलनाडु के सेलम, श्री सेलम भी वहाँ उसमें आंध्र में आता, सेलम में आता, इसको याद रखेंगे थोड़ा। अब इसकी शुरुआत कौन कराया कर को पूछता है, आया था शायद जैसा वाद है, वो अलेक्जेंडर दी ग्रेट नाम है रीड, अलेक्जेंडर दी रीड इसको क्या करता है, इधर लिख सा था 1792 में क्या करता है, मुतारुफ करवाता, और 12 महल ज़िले में एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर उसको इंतजाम करता हूँ। ये देख को खुश होता कौन है, इन्हें नेक्स्ट जो आने वाला थॉमस मिनरो, यहाँ का मद्रास का गवर्नर, इन्हें खुश हो को इन्हें क्या करते, चलो भाई हम क्या करेंगे इसको 3M में नाफिज करेंगे। 3M में कौन सा है, मुंबई, मद्रास, अनि मैसूर, तो ये तीनों में इसको नाफिज करता है, उसके अलावा कोरग में भी नाफिज करता है। तो और यहाँ से ज़्यादातर राइत बंद। अब इसकी जो खासियत ये है कि किसान ही यहाँ का है मालिकान का हक, ज़मीन की मालिकान का हक किसान के हाथ में होता है। एक चीज़ डायरेक्ट है, बीच में के जो बीचोले रहते हैं, तो बीच वाले शादियाँ कराने वाले, वो भी शादियाँ कराने वाले कमिश्नर एजेंट, वो इनको सबको काट छोड़े उन्हें, सीधा डायरेक्ट यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद में यहाँ पर किसान फार्मर्स डायरेक्ट टैक्स पैसा सीधा इधर जाने का, आधार कार्ड के जरिए से DBT कराएंगे शायद, डायरेक्ट बेनिफिशियरी उन्होंने उस टाइम में करे थे। हाँ, अब इसमें क्या पूछता बोले तो नेक्स्ट इसमें से टैक्सेशन कितना था, 1/3 था, 133%, 1/3 33% गालिबन आपको पूरा उपजाऊ का फसल के उपजाऊ का आपको इतना सारा 1/3 जो है ग्रॉस प्रोड्यूस का आपको देना पड़ता था टैक्स के तौर पर। टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स थे, वो तो गैर मौजूदगी नहीं थे। और जहाँ पर इसकी एक खासियत क्या बोले तो ये 33% के अलावा 50% भी बोलते हैं चंद किताबों में, 50% नॉर्मल, 60% जहाँ पर 2 आब हो, 2 आब बोले तो जहाँ पर 2 दरिया के बीच में का अच्छा खासा इलाका जो रहता तो उसे 2 आब बोलते हैं। वो एरिया जो जरखेज़ वाला एरिया है, ऑलिव ऑयल जो मिट्टी का एरिया है, वहाँ पर 60% है, इज 50-60। नेक्स्ट जो अभी जो बकिया जो सवालात हैं हमें नेक्स्ट में वीडियो में लेंगे, अभी वैसे टाइम हो चुका है और वीडियो लंबी हो रही है। हाँ, पहले बोल तो लाइक करने का भूलने का नहीं, सब्सक्राइब करने का और दोस्तों में शेयर कर लेने का। बहुत कंजूस मारवाड़ी लोग हैं हमारे मुसलमान, वो मारवाड़े से गुजरात से भी कंजूस। इनका क्या फादर का जाते चंगा, एक लाइक है दबाने, एक वो क्या सब्सक्राइब कर रहे हैं, इन्हों पैसे दी को क्या भी यूँ फूट में का यूँ नहीं पढ़ रहे, इन्हों नहीं कर रहे हैं, पैसे दे को करने करे तो क्यों करते थे कि रे वाह अल्लाह। वैसे तो हमें मुसलमान बड़े सखी लोग होते हैं यार,
इतना तो सखावत करनी चाहिए, फुगट की सखावत तो करो, खर्चे की छोड़ो।